नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी जर्मनी की है। ये बात 2022 की है। जर्मनी का एक शहर म्यूनिक। 16 अगस्त 2022 की सुबह पुलिस को एक फोन आया। फोन करने वाले ने घबराई हुई आवाज में बताया कि म्यूनिक शहर में सड़क किनारे खड़ी एक मर्सिडीज कार में कुछ अजीब लग रहा है। पुलिस तुरंत बताए गए पते पर पहुंची। जैसे ही पुलिस ने कार की पिछली सीट पर झांका, वहां खून से लथपथ एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसके चेहरे और शरीर पर चाकू के गहरे जख्म थे। एक या दो नहीं, बल्कि 50 से भी ज्यादा वार किए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कातिल ने उस पर अपनी पूरी नफरत निकाल दी हो। पुलिस ने तुरंत इलाके को घेर लिया और फोरेंसिक टीम को बुलाया। अब सबसे बड़ा सवाल यह था, आखिर ये लड़की कौन थी और किसने इतनी बेरहमी से इसे मारा? पुलिस ने तुरंत लाश को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सबसे पहले कार की नंबर प्लेट चेक की गई, जिससे गाड़ी के मालिक का पता लगाया गया। यह मर्सिडीज कार 23 साल की शहरबान के नाम की लड़की के नाम पर रजिस्टर थी। जब पुलिस शहरबान के घर पहुंची और उसके परिवार से पूछताछ की, तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। घर वालों ने बताया कि शहरबान 15 अगस्त 2022 से ही गायब थी। वह किसी से मिलने के लिए निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। पुलिस जब शहरबान के परिवार को लेकर घटनास्थल पर पहुंची, तो उन्होंने लाश को देखकर कहा, हाँ, ये हमारी बेटी शहरबान ही है। लेकिन मामला इतना सीधा नहीं था। लड़की का चेहरा इतने जख्मों से बिगाड़ दिया गया था कि उसे पहचानना मुश्किल था। हालांकि उसके बालों का रंग, कद काठी और शारीरिक बनावट शहरबान से काफी मिलती जुलती थी। इसी आधार पर परिवार ने उसे अपनी बेटी बताया। फिर भी पुलिस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पहचान की पूरी पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट करवाने का फैसला किया। इस केस में अब भी कई राज दफन थे, जो धीरे धीरे खुलने वाले थे। एक तरफ शहरबान के परिवार वालों ने मान लिया था कि उनकी बेटी की मौत हो चुकी है। घर में मातम पसरा था। लेकिन पुलिस अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। डीएनए जांच कराई गई और रिपोर्ट आई तो हर कोई हैरान रह गया। मर्सिडीज कार में जो लाश मिली थी, वह शहरबान की नहीं थी। परिवार ने जिसे अपनी बेटी समझकर अंतिम विदाई देने की तैयारी कर ली थी, वह कोई और थी। अब मामला और उलझ गया था। अगर मरी हुई लड़की शहरबान नहीं थी, तो फिर वह थी कौन? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि अगर शहरबान जिंदा है, तो वह कहां गई? जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे इस केस के राज और गहराते जा रहे थे। अब पुलिस के सामने दो बड़े सवाल थे। कार में मिली लाश किसकी थी और शहरबान कहां गई? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने दो दिशाओं में जांच शुरू की। एक टीम ने आसपास के पुलिस स्टेशनों में हाल ही में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट्स खंगालनी शुरू की। दूसरी टीम ने शहरबान के सोशल मीडिया अकाउंट्स की बारीकी से जांच शुरू की। जैसे जैसे सोशल मीडिया की पड़ताल आगे बढ़ी, कई चौंकाने वाले राज सामने आने लगे। शहरबान का एक बॉयफ्रेंड था, जिससे वह लगातार संपर्क में थी। बातचीत के रिकॉर्ड से पता चला कि उनकी बातचीत हाल ही में अचानक बंद हो गई थी। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस ने शहरबान की फ्रेंड लिस्ट खंगाली। वहां उन्हें एक ऐसी लड़की की प्रोफाइल मिली जो देखने में हूबहू शहरबान की तरह लग रही थी। सोशल मीडिया पर मिली प्रोफाइल की जांच की गई तो पता चला कि लड़की का नाम खदीजा ओ है। वह पेशे से ब्यूटी ब्लॉगर थी और शहरबान के घर से करीब 100 किलोमीटर दूर रहती थी। पुलिस को यह संयोग कुछ अजीब लगा। शक गहराने पर खदीजा के बारे में गहराई से जांच शुरू हुई। जल्द ही एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। खदीजा पिछले 2 दिनों से गायब थी। जब पुलिस ने उसके परिवार से संपर्क किया, तो मालूम हुआ कि उन्होंने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज करवाई थी। अब तस्वीर साफ होने लगी थी। मर्सिडीज में मिली लाश शायद शहरबान की नहीं, बल्कि खदीजा की थी। मामला अब एक साधारण हत्या से बढ़कर किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा था। पुलिस ने सबसे पहले लाश की पहचान पक्की करने के लिए खदीजा के परिवार से डीएनए टेस्ट करवाया। रिपोर्ट आते ही मामला पूरी तरह साफ हो गया। मर्सिडीज में मिली लाश खदीजा की ही थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था, अगर खदीजा मर चुकी थी, तो शहरबान कहां थी? और सबसे अहम बात, शहरबान की गाड़ी में खदीजा की लाश कैसे पहुंची? अब पुलिस ने शहरबान की तलाश शुरू की। सबसे पहले उन्होंने उसके बॉयफ्रेंड शेखिर को पकड़ लिया। उससे पूछताछ की गई और धीरे धीरे परतें खुलने लगीं। आखिरकार फरवरी 2023 में
पुलिस को शहरबान का भी सुराग मिल गया। टीम ने एक सटीक ऑपरेशन के बाद उसे धर दबोचा। अब शहरबान से पूछताछ के बाद ही साफ हो सकता था कि खदीजा की बेरहमी से हत्या के पीछे असली कहानी क्या थी। पुलिस ने जब शहरबान से सख्ती से पूछताछ की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। शहरबान ने खुद कबूल किया कि खदीजा की हत्या उसी ने की थी। शहरबान ने बताया कि वह अपने परिवार से बेहद परेशान थी। उसे अपने बॉयफ्रेंड शेखर से बेइंतहा प्यार था, लेकिन जब परिवार को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने एक कड़ा विरोध किया। उन्होंने शहरबान को शेखर से दूर रहने के लिए मजबूर किया, लेकिन शहरबान के लिए शेखर से दूर रहना नामुमकिन था। वह किसी भी कीमत पर उसके साथ रहना चाहती थी। फिर उसने एक खतरनाक प्लान बनाया। उसने सोचा अगर वह अपनी मौत का नाटक कर दे तो वह गुमनाम जिंदगी जी सकती है और परिवार उसे कभी खोज नहीं पाएगा। लेकिन इसके लिए उसे अपनी जगह किसी और को मरवाना था, और इसी प्लान के तहत उसने खदीजा को फंसाया। शहरबान का दिमाग एक खतरनाक योजना पर काम कर रहा था। उसे अपने परिवार की बंदिशों से आजादी चाहिए थी और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। उसने ठान लिया कि अगर वह मरने का नाटक कर दे तो दुनिया उसे भूल जाएगी और वह शेखर के साथ गुमनाम जिंदगी बिता सकेगी। लेकिन यह नाटक तभी सफल हो सकता था जब उसकी जगह कोई और मारा जाता। उसे ऐसी लड़की चाहिए थी जो शक्ल सूरत में उससे मिलती जुलती हो। इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने के लिए उसने सोशल मीडिया पर एक फर्जी अकाउंट बनाया। वह अपनी ही कद काठी और चेहरे मोहरे से मिलती जुलती लड़कियों की तलाश करने लगी। सोशल मीडिया पर घंटों तलाशने के बाद आखिरकार शहरबान को खदीजा मिल गई। उसकी कद काठी और शक्ल काफी हद तक शहरबान से मेल खाती थी। यह वही लड़की थी जिसकी तलाश शहरबान और शेखर कर रहे थे। शहरबान ने खदीजा से पहले मित्रता बढ़ाई। कुछ दिनों तक दोनों में बातचीत होती रही। फिर एक दिन शहरबान ने खदीजा को मिलने के लिए बुलाया। खदीजा इस मुलाकात से बेखबर थी कि उसकी जिंदगी का यह आखिरी दिन होगा। जब वह मिलने आई तो शहरबान और शेखर उसे बहाने से अपनी गाड़ी में बैठाकर एक सुनसान जगह ले गए। वहां पहुंचते ही उन्होंने उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। चेहरा इतना बुरी तरह बिगाड़ दिया गया कि कोई भी उसे पहचान न सके। लेकिन उनकी साजिश यही खत्म नहीं हुई। शहरबान ने खुद वह कपड़े उतार दिए जो वह घर से पहनकर निकली थी, और वही कपड़े उसने खदीजा को पहना दिए। इससे यह यकीन दिलाने की कोशिश की गई कि मरने वाली लड़की वही थी जो सुबह घर से निकली थी। इसके बाद शहरबान ने पहले से लाए गए दूसरे कपड़े पहने, शेखर के साथ गाड़ी वहीं छोड़ दी और मौके से फरार हो गई। वे दोनों यह सोचकर खुश थे कि उनकी साजिश पूरी तरह सफल हो गई है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस की जांच ने इस खौफनाक साजिश का पर्दाफाश कर दिया। शहरबान और शेखर को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। और आज की दूसरी कहानी मुंबई के पास स्थित वसई की है। ये बात 2013 की है। वसई के पास धानीव बाग गांव आता है। 17 नवंबर की सुबह धानीव बाग गांव के रास्ते के किनारे झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का सिर विहीन शव पड़ा मिला। शव के पास एक गाउन और एक गद्दी भी पड़ी थी, जिससे यह साफ था कि हत्या के बाद शव को यहां फेंका गया होगा। जब गांव के कुछ लोगों ने झाड़ियों में यह भयानक दृश्य देखा तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ वहां जमा हो गई। किसी अनहोनी की आशंका से घबराए ग्रामीणों ने गांव के मुखिया अविनाश पाटिल को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही अविनाश पाटिल भी मौके पर पहुंच गए और हालात का जायजा लिया। गांव में इस निर्मम हत्या की चर्चा आग की तरह फैल गई थी। गांव के मुखिया होने के नाते अविनाश पाटिल ने तुरंत थाना वाली पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी। सुबह सुबह खबर मिलते ही वालीव के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र मोहिते अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और देखा कि चारों ओर खून के धब्बे सूखकर काले पड़ चुके थे। पास में एक चौकी के पास पूजा का कुछ सामान भी रखा था। यह देखकर पुलिस को शक हुआ कि यह हत्या किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा हो सकती है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास बारीकी से तलाशी ली, लेकिन महिला का सिर नहीं मिला। हत्या बेरहमी से की गई थी और अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी सबूत मिटाने में कामयाब रहे थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को तुरंत सूचना दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक संग्राम सिंह निशानदार और उप विभागीय अधिकारी प्रशांत देशपांडे अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे।
पूरे इलाके की घेराबंदी कर छानबीन की गई, लेकिन सिर का कोई सुराग नहीं मिला। महिला की पहचान करना मुश्किल था, क्योंकि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने उसे पहचाना नहीं। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि मृतका कौन थी और उसकी इतनी नृशंस हत्या क्यों की गई। मौके पर जरूरी जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया। उच्च अधिकारियों के निर्देश पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब इस सनसनीखेज हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुट गई थी। महिला की हत्या क्यों और किसने की, यह पता लगाने के लिए उसकी शिनाख्त होना जरूरी था। इसके लिए वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र मोहिते के नेतृत्व में एक विशेष टीम बनाई गई। टीम को निर्देश दिए गए कि आसपास के इलाकों में गुमशुदा महिलाओं की जानकारी जुटाई जाए और हाल ही में लापता हुई महिलाओं के परिजनों से संपर्क किया जाए। पुलिस टीम लगातार महिला की पहचान कराने की कोशिश में जुटी रही। सबसे पहले टीम ने सिर विहीन लाश के फोटो मुंबई के सभी थानों में भेजे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कहीं किसी थाने में इस कद काठी की महिला की गुमशुदगी तो दर्ज नहीं है। इसके अलावा जिले भर में सार्वजनिक स्थलों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और बाजारों में महिला की पहचान से जुड़ी अपील वाले पर्चे चिपकवाए गए। 3 हफ्ते बीत गए, लेकिन पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिला। लाश की शिनाख्त नहीं हो पाने से जांच की दिशा आगे नहीं बढ़ पा रही थी। 8 दिसंबर 2013 की सुबह भिवंडी के शांतिनगर थाने में एक परेशान हाल व्यक्ति दाखिल हुआ। उसकी आंखों में चिंता और चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। उसने थाना प्रभारी के सामने आकर अपना परिचय दिया। मेरा नाम उदय गुप्ता है। मेरी मां कलावती गुप्ता 17 नवंबर से लापता हैं। हमने उन्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। थाने में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उदय की बात ध्यान से सुनी। तभी थाना प्रभारी की नजर नोटिस बोर्ड पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। वह तस्वीर वालिव थाना क्षेत्र में मिली एक अज्ञात सिरविहीन महिला की लाश की थी, जिसे पहचान के लिए वहां लगाया गया था। थाना प्रभारी ने उदय की ओर देखा और कहा, हमारे पास एक महिला की अज्ञात लाश मिली थी, जिसका फोटो यहां नोटिस बोर्ड पर लगा है। आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। उसने तस्वीर को गौर से देखा। महिला का चेहरा नहीं था, लेकिन शरीर की बनावट और कपड़े देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। आवाज कांपते हुए बोला, यह मेरी मां हो सकती है। उदय गुप्ता को वालीव थाने जाने की सलाह दी गई। बिना समय गवाए वह तुरंत वहां पहुंचा और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र मोहिते से मिला। उसने अपनी मां कलावती गुप्ता के लापता होने की पूरी जानकारी दी। मामला गंभीर था, इसलिए राजेंद्र मोहिते ने उसे जेजे अस्पताल ले जाने का फैसला किया, जहां सिरविहीन महिला की लाश मोर्चरी में रखी थी। जैसे ही उदय के सामने उसकी मां के कपड़े और शव रखा गया, वह खुद को संभाल नहीं सका। आंखों से आंसू झरने लगे और वह रोते हुए वहीं बैठ गया। लाश की पहचान कलावती गुप्ता के रूप में हो चुकी थी। अब पुलिस के सामने अगला सवाल यह था कि उसकी हत्या क्यों और किसने की। उदय ने यह खबर घर वालों को दी, तो उसके पिता रामाश्रय गुप्ता भी तुरंत वालिव थाने पहुंच गए। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी। अब इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए सबसे जरूरी यह था कि कलावती गुप्ता जब घर से निकली थी, तो उनके साथ आखिरी बार कौन था। पुलिस ने इसी कड़ी को पकड़कर आगे की जांच तेज कर दी। उदय गुप्ता ने पुलिस को बताया कि जिस दिन उसकी मां लापता हुई थी, उस दिन वह रामधनी यादव नाम के एक परिचित के साथ गई थी, लेकिन उसके बाद वह कभी घर नहीं लौटी। जब परिवार ने रामधनी से पूछा, तो उसने कोई ठोस जवाब नहीं दिया था। रामधनी यादव मुंबई के सांता क्रूज क्षेत्र में गांव देवी इलाके में रहता था। पुलिस को जैसे ही यह जानकारी मिली, उन्होंने बिना देरी किए रामधनी को हिरासत में ले लिया। पहले तो वह बहाने बनाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो उसने रहस्य से पर्दा हटा दिया। रामधनी ने कबूल कर लिया कि कलावती गुप्ता की हत्या एक तांत्रिक अनुष्ठान के तहत की गई थी। यह सिर्फ एक साधारण हत्या नहीं थी, बल्कि इसके पीछे एक पूरा गिरोह था, जो बलि चढ़ाने जैसे कृत्यों में शामिल था। रामधनी के इस कबूलनामे के बाद पुलिस के सामने एक नया सवाल खड़ा हो गया। इस जघन्य अपराध में और कौन कौन शामिल था? रामधनी यादव की पूछताछ में जो सच सामने आया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। 55 साल की कलावती गुप्ता मुंबई के सांता क्रूज के वाकोला पाइपलाइन के पास गांव देवी इलाके में रहती थी। उसके 2 बेटे थे, उदय गुप्ता और राधेश्याम गुप्ता। राधेश्याम विकलांग था और अक्सर बीमार रहता था।
बेटे की हालत देखकर कलावती हमेशा परेशान रहती थी। वह किसी भी तरह उसे ठीक करना चाहती थी। इसी कमजोरी का फायदा उसके पड़ोस में रहने वाले रामधनी यादव ने उठाया। उसने कलावती को एक ओझा के बारे में बताया, जो कथित रूप से हर बीमारी और परेशानी का समाधान निकाल सकता था। इस ओझा का नाम था सर्वजीत कहार और वह सांता क्रूज की एयर इंडिया कॉलोनी क्षेत्र के कालिना इलाके में रहता था। रामधनी ने कलावती को भरोसा दिलाया कि सर्वजीत के पास एक खास तांत्रिक विधि है जिससे उसका बेटा ठीक हो सकता है। कलावती अपने बेटे की सलामती के लिए पूरी तरह से रामधनी के झांसे में आ चुकी थी। बेटे को ठीक करने की उम्मीद में वह हर मंगलवार और रविवार रामधनी के साथ ओझा सर्वजीत कहार के पास जाने लगी। लेकिन कलावती अकेली नहीं थी जो इस तांत्रिक के चक्कर में फंसी थी। रामधनी की पत्नी भी अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए वह उसे भी तांत्रिक के पास लेकर जाता था। इसी तरह रामधनी का भाई गुलाब शंकर यादव भी तांत्रिक के संपर्क में था। गुलाब शंकर की पत्नी तेज तर्रार स्वभाव की थी। आए दिन दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। घर में क्लेश खत्म करने की उम्मीद में गुलाब भी तांत्रिक के पास जाने लगा। तांत्रिक सर्वजीत कहार ने जब रामधनी और गुलाब को इंसानी बलि की सलाह दी तो दोनों शिकार की तलाश में लग गए। कुछ ही समय बाद उनके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, कलावती ही सबसे आसान शिकार है। कलावती तांत्रिक पर अंधविश्वास रखती थी, वह उसके झांसे में आसानी से आ सकती थी। यही सोचकर रामधनी और गुलाब ने तांत्रिक को अपनी योजना बताई। लेकिन बलि देना तांत्रिक अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने फुफेरे भाई सत्यनारायण, उसके बेटे पंकज नारायण और श्याम सुंदर को इस वारदात में शामिल कर लिया। अब इस शैतानी गिरोह ने मिलकर कलावती की बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली थी। निर्दोष कलावती को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिन लोगों पर वह भरोसा कर रही है वही उसकी मौत का जाल बुन चुके हैं। 15 नवंबर 2013 को सांता क्रूज के वाकोला इलाके में रहने वाले गुलाब शंकर यादव के घर एक गुप्त बैठक हुई। तांत्रिक सर्वजीत कहार, श्याम सुंदर, सत्यनारायण, पंकज और रामधनी वहां मौजूद थे। बैठक में तय किया गया कि कलावती की बलि कब और कहां दी जाएगी। उन्होंने इस काम के लिए नाला सोपारा के वसई इलाके में स्थित माता मंदिर को चुना। सर्वजीत तांत्रिक ने रामधनी को पूजा के लिए जरूरी सामान की एक लिस्ट बनवाई। इसके बाद सभी ने अपनी अपनी भूमिकाएं तय की और कलावती को झांसे में लेने की योजना बना ली। 16 नवंबर 2013 की सुबह रामधनी कलावती गुप्ता के घर पहुंचा। उसने उसे यकीन दिलाया कि अगर वह अपने बेटे की तबीयत हमेशा के लिए ठीक करना चाहती है तो उसे आज ही नालासोपारा के माता मंदिर में होने वाली विशेष पूजा में शामिल होना होगा। यह पूजा खुद सर्वजीत तांत्रिक कर रहा था। बेटे की सलामती के लिए कलावती बिना कुछ सोचे समझे तैयार हो गई। रामधनी उसे लेकर पहले अपने भाई गुलाब यादव के घर गया, जहां पहले से ही बाकी हत्यारे मौजूद थे। वहां से सभी उसे बलि स्थल की ओर ले जाने की तैयारी करने लगे। कलावती को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि वह अपनी मौत की ओर बढ़ रही है। रामधनी और उसके साथी पूजा का सारा सामान लेकर कलावती के साथ सीधे नालासोपारा स्थित मंदिर पहुंचे। मंदिर में घुसते ही तांत्रिक सर्वजीत कहार ने एक गद्दी बिछाई और उस पर पूजा का सामान रखकर मां काली की पूजा शुरू कर दी। कलावती को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि यह पूजा नहीं बल्कि उसकी मौत की तैयारी हो रही थी। तांत्रिक ने उसे विश्वास में लेने के लिए उसके हाथ में एक सुलगती हुई अगरबत्ती दे दी। कलावती श्रद्धा से पूजा करने लगी। कलावती जैसे ही तांत्रिक के चरणों में सिर झुकाने लगी, श्याम सुंदर गुप्ता ने अचानक पीछे से चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर दिया। उसकी बलि चढ़ाकर रामधनी और गुलाब शंकर खुश थे कि अब उनके घर की सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। अब सवाल था कि लाश की पहचान कैसे रोकी जाए। उन्होंने तुरंत कलावती का कटा सिर काले रंग की प्लास्टिक की थैली में डाला और उसे लेकर मुंबई अहमदाबाद हाईवे के वासाड़िया ब्रिज पर पहुंचे। रात के अंधेरे में चारों ओर सन्नाटा था। एक नजर इधर उधर देखने के बाद उन्होंने थैली उठाई और ब्रिज से नीचे पानी में फेंक दी। थैली लहरों में समा गई और वे यह सोचकर वापस लौट आए कि अब यह राज कभी नहीं खुलेगा। लेकिन कातिल यह भूल गए थे कि कानून की नजरों से कोई भी अपराध ज्यादा दिन तक छिपा नहीं रह सकता। रामधनी की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए इस जघन्य हत्या में शामिल सभी आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी। तांत्रिक सर्वजीत कहार, श्याम सुंदर जवाहर गुप्ता, सत्यनारायण और पंकज को अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में सभी ने अपना अपराध कबूल लिया। उनकी निशानदेही पर कलावती का कटा हुआ सिर,
हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू और अन्य जरूरी सबूत बरामद कर लिए गए। इसके बाद पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कलावती गुप्ता हत्याकांड में दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी, ताकि भविष्य में कोई और ऐसी कुरीतियों और अंधविश्वास के चक्कर में निर्दोष की बलि न चढ़ाए। अंधविश्वास और तांत्रिकों के झांसे में आना घातक साबित हो सकता है। कलावती गुप्ता की निर्मम हत्या यह दर्शाती है कि कैसे अज्ञानता और अंधविश्वास लोगों को अपराध की ओर धकेल सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान तर्क, विज्ञान और सही चिकित्सा से ही संभव है, न कि ढोंगी तांत्रिकों के बहकावे में आकर। समाज को जागरूक होकर ऐसे पाखंडियों से बचना चाहिए और कानून को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए, ताकि इस तरह के अपराध दोबारा न हों। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है, जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।